हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने के हर बड़ी खबर अगले 1 घंटे तक आप देखने वाले हैं जनहित में मेरे साथ। मेरी मौजूदगी महाकुंभ क्षेत्र में है, तो चलिए जनहित की शुरुआत करते हुए सबसे पहले दिखा देते हैं खबरों के मेन्यू में कौन कौन सी खबरें चुन चुन कर आपके लिए खास बनाकर लेकर आए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आखिरी स्नान का समापन अब होने को है। अभी भी लाखों की तादाद में लोग जहां तहां इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले महाकुंभ के इस आखिरी स्नान पर आज बिहार की सियासी खबर भारी पड़ गई। हुआ ये अचानक दिन में 11 बजे खबर आती है कि आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक मंत्री बनेंगे। अब नीतीश कुमार के लिए गए इस अचानक फैसले के पीछे की बड़ी वजह क्या है, इसके जरिए बिहार के किस तरह के समीकरण को साधने की गई है, कोशिश रखेंगे आपके सामने। दूसरी बड़ी खबर भी बिहार से ही है। आपको बता दें, ओबीसी, ईबीसी तमाम जातियों का खास ख्याल बीजेपी ने आज मंत्रिमंडल विस्तार में रखा। 7 मंत्रियों ने आज शपथ ली है और नीतीश सरकार में कुल 21 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है, यादव जाति, उस जाति के किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये समझने की करेंगे कोशिश। अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, महाकुंभ का समापन होने जा रहा है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व देश भर में मनाया गया। इस समय भी अलग अलग मंदिरों में महाशिवरात्रि की धूम है। भोले बाबा और मां पार्वती के विवाह को लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी अलग अलग देश के हिस्सों में चल रही हैं। लेकिन आज महाकुंभ क्षेत्र में क्या क्या खास रहा, किस तरह से 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीते 45 दिनों में महाकुंभ में स्नान किया और महाकुंभ तुम जल्दी आना क्यों कह रहे हैं, यहाँ के तमाम श्रद्धालु ये खबर भी रखने वाले हैं आपके सामने। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में हारे तो क्या अब राज्यसभा के सहारे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व सीएम को लेकर के आई है बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी हालांकि इससे इनकार कर रही है, लेकिन अंदर खाने क्या राज्यसभा जाने की तैयारी चल रही है केजरीवाल की, इसके बारे में क्या आई है बड़ी जानकारी, ये भी बताने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर एमके स्टालिन पर जबरदस्त तरीके से उनकी ओर से निशाना साधा गया। दक्षिण की सियासत को साधने की किस तरह से बीजेपी की ओर से अब की जा रही कोशिश, पूरी खबर रखने वाले हैं जनहित में आपके सामने। इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की सियासत की। होली के ठीक पहले नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और इसी के साथ ही साथ अब जितने भी रिक्त पद थे सारे पद भरे जा चुके हैं। होली के पहले साधी गई ये सियासत क्या दिवाली के बाद आने वाले रिजल्ट पर अपना असर डालेगी? अचानक से ये फैसला किस तरह से सामने आता है? नीतीश कुमार को लाडला कहने का क्या रिटर्न गिफ्ट नीतीश सरकार की ओर से दिया गया है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको बताती हुई हमारी पहली कवर स्टोरी देखिए। सत्ता में वापसी के लिए चुनावी साल में बीजेपी ने इन चेहरों पर दांव लगाया है। विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपनी पूरी टीम तैयार कर ली है। सभी नए मंत्री बीजेपी के कोटे से हैं। बिहार की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है, लिहाजा बीजेपी की तरफ से हर सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की गई। पहले जातीय समीकरण को समझिए। बिहार में भूमिहारों की आबादी 2.9% है। इस जाति के जीवेश मिश्रा मंत्री बने हैं। राजपूत 3.4% है। इस जाति से राजू सिंह, 2.9% वाले कुर्मी जाति से कृष्ण कुमार मंटू, 4.3% वाले कुशवाहा समुदाय से सुनील सिंह। वैश्य समुदाय की बात करें तो उनकी जनसंख्या 2.7% है। इस जाति से संजय सरावगी, केवट 0.71% है और इस जाति से विजय मंडल, जबकि तेली समुदाय की जनसंख्या 2.81% है और इस जाति से मोतीलाल प्रसाद मंत्री बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जाति के साथ ही क्षेत्रीय समीकरण को भी साधा गया। खास बात यह है कि जिस मिथिलांचल से 2020 में बीजेपी को जबरदस्त सीटें मिली, वहां से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। जाले के विधायक जीवेश मिश्रा उन्हीं में से एक हैं। मिथिलांचल को तरजीह तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमेशा देते रहे हैं और मिथिला के विकास की बारी है, इसलिए मिथिला को तरजीह दिया गया है। तो निश्चित रूप से हम आभार प्रकट करते हैं अपने नेतृत्व का कि उन्होंने मिथिला को तरजीह। मिथिलांचल रीजन पर बीजेपी का बड़ा फोकस है। पीएम जब भागलपुर गए थे तब उन्होंने मखाना का जिक्र किया था। बजट में भी मखाना बोर्ड का ऐलान हुआ। मखाना बोर्ड
इन बिहार। बीजेपी की महिला नेता मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर संदेश दे रही हैं सो अलग। मिथिलांचल के दिल कहे जाने वाले दरभंगा के विधायक संजय सरावगी पहली बार मंत्री बनाए गए। सरावगी वैश्य समुदाय से आते हैं, 5 बार जीत चुके हैं। मिथिलांचल रीजन में विधानसभा की 50 सीटें हैं। सरकार में अब कुल 11 मंत्री इस मिथिला क्षेत्र से हो गए हैं। मतलब बिहार में कुल मंत्रियों का 30% सिर्फ इसी रीजन से है। मिथिलांचल पर फोकस करके बीजेपी अपने वोट बैंक को इंटैक्ट मतलब बनाए और बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए इस बार चुनावी अखाड़े में प्रशांत किशोर उतरने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने राजू सिंह को भी मंत्री बनाया। मुजफ्फरपुर जिले की साहिबगंज से राजू सिंह विधायक हैं। एलजेपी, जेडीयू, वीआईपी होते हुए बीजेपी में पहुंचे हैं। राजपूत समाज से आते हैं, बीजेपी की ये कोर वोटर है। पूरे बिहार में मैसेज जा रहा है। देखिए, ये मैं नहीं जानता हूं कि जा रहा है या नहीं जा रहा है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि राजपूत और क्षत्रिय किसी एक जाति का नाम नहीं है, बल्कि एक समूह का नाम है। ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, इसमें दिख रहा है कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश हुई चुनावी वर्ष। ये तो शीर्ष नेता लोग तय करते हैं, इसके बारे में मैंने कुछ बोल पाऊंगा। राजू सिंह के जरिए बीजेपी ने बिहार में राजपूतों को संदेश दिया है, खासकर उस तिरहुत और चंपारण के इलाके में जहां राजपूत बड़ी संख्या में हैं। 5 राजपूत नीतीश सरकार में मंत्री हो गए हैं। कुल आंकड़ा देखें तो सवर्ण 11, ईबीसी 8, दलित 7, कुर्मी 3, कुशवाहा 3, वैश्य 2, यादव 1, मुस्लिम 1 मंत्री हो गए हैं। कुल मिलाकर नए मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग और रीजनल राजनीति को साध कर सत्ता में वापसी का प्लान बनाया गया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में जाकर नीतीश कुमार को लाडला बताना, उसके बाद जेपी नड्डा का दौरा और उसी रात तमाम मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर नाम फाइनल हो जाना। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी और नीतीश कुमार में जो डील है वो सील हो गई है? इस सवाल का जवाब तो आगे आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह के समीकरण साधे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसमें किसी एक नेता की बिहार में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा चल रही है तो वो है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी किस तरह के फैसले ले रहे हैं ताकि बीजेपी को मजबूत किया जा सके, एनडीए को जीत दिलाई जा सके, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए, आपको बहुत सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इन 7 चेहरों ने बिहार में मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार में कैबिनेट का कोटा फुल हो गया है। अब मंत्रिमंडल में भागीदारी का जो स्कोर है वो कुछ इस तरह का है। बीजेपी 21, जेडीयू 13, हम 1, निर्दलीय 1, कुल 36। इतने ही मंत्री बिहार में बन सकते हैं और कोटा फुल होने का मतलब है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्री पद का गैप 8 सीटों का हो गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही उन लोगों की ख्वाहिशों के दिए बुझ गए हैं जो चुनावी साल में मंत्री पद का सपना पाले हुए थे। इस मंत्रिमंडल विस्तार में ये 3 चेहरे ही हैं जो शुरू से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जाले के विधायक जीवेश मिश्रा, दरभंगा के विधायक संजय सरावगी, रीगा के विधायक मोतीलाल प्रसाद। जीवेश पहले भी मंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार मंत्री बने हैं, बाकी ये दोनों पहली बार मंत्री बने। कुछ दिनों से ये कमी महसूस की जा रही थी, जिसकी पूर्ति आज निश्चित रूप से, जिसकी भरपाई आज हो गई है। नीतियों का ध्यान गया है और सीतामढ़ी जिले से मुझे मंत्री बना करके इस कमी को दूर किया गया है। पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है उसके मुताबिक मौजूदा मंत्रिमंडल पर बीजेपी के किसी नेता की छाप है तो वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की छाप देखी जा रही है। इस वक्त बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी ही बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। सोमवार को भागलपुर के सर्किट हाउस से आई तस्वीर भी इस बात पर मुहर लगाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में बीजेपी के नेताओं को सम्राट निर्देश दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नसीहत दे रहे हैं। सम्राट की छाप मौजूदा कैबिनेट पर इस रूप में दिख रही है कि जो भी विधायक मंत्री बनाए गए हैं उनमें से ज्यादातर सम्राट कैंप के ही हैं। सूत्रों की माने तो मंत्री की रेस में हाजीपुर के विधायक अवधेश पटेल का नाम चल रहा था।
जो कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के समर्थक हैं। लेकिन अवधेश की बजाय उन्हीं के कुर्मी जाति से आने वाले कृष्ण कुमार मंटू को मंत्री बनाया गया है। अमनौर के विधायक मंटू वही नेता हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते पटना में कुर्मी एकता रैली बुलाई थी। नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया था, लेकिन वो शामिल नहीं हुए थे। इस रैली के जरिए मंटू ने ताकत दिखाई और आज उसका रिजल्ट सामने है। वो गैर राजनीतिक सम्मेलन था और अपने महापुरुषों के बारे में अपने नौजवानों को बताना हम लोग का धर्म है। हम एकता के साथ आगे बढ़े और सबको साथ लेकर चले। शिक्षा के माध्यम से हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर बढ़े, तो गैर राजनीतिक सम्मेलन था। कृष्ण कुमार मंटू पहले जेडीयू में थे, 2020 में बीजेपी में शामिल हुए, मंत्री बने। सुशील कुमार भी जेडीयू से बीजेपी में आए हैं। राजू सिंह भी पहले जेडीयू में थे, बीजेपी में आकर मंत्री बने हैं। विजय मंडल भी बीपीपा एलजेपी से होते हुए बीजेपी पहुंचे हैं और मंत्री बने हैं। ये चारों पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। हम लोगों को जो बनाया गया है तो इसका लाभ हमारे पार्टी को पहुंचे, एनडीए को पहुंचे, इसके लिए हम लोगों को बनाया गया है। और उसमें हम लोग जो है निश्चित रूप से एनडीए के लिए काम करेंगे और आने वाला समय में निश्चित रूप से एनडीए को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट वहाँ मिले, इसके तरफ जो है हम लोग काम करेंगे। नए मंत्री में विजय मंडल, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार मंटू, इन सबको मंत्री भले ही जाति और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि बीजेपी की राजनीति में ये नेता इस वक्त सम्राट कैंप में खड़े हैं। बिहार बीजेपी की राजनीति में इस वक्त कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं। कुर्मी कुशवाहा कॉम्बिनेशन के दम पर लालू परिवार की यादव पॉलिटिक्स को चुनौती देने की रणनीति पर एनडीए के नेता बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने मंत्रिमंडल की संख्या में बाजी मार ली है। 36 में से 21 मंत्री बीजेपी के हो गए हैं, लेकिन 21 मंत्रियों को आप गौर से देखेंगे तो उसमें यादव जाति का कोई भी मंत्री शामिल नहीं है। अब सवाल यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने यादव जाति वाले मामले में आरजेडी को वॉकओवर दे दिया है या फिर गैर यादव जातियों को साधकर एक अलग तरह की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी चलने का काम कर रही है। मैं कुमार मंटू मिश्रा जी ने शपथ ली, सिंह साहिब मंत्री बने। पटेल और कुशवाहा जी को भी बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी, लेकिन बीजेपी ने बिहार में किसी को मंत्री नहीं बनाया, तो वो है यादव जी। बिहार में कुल 54 यादव विधायक हैं। सबसे ज्यादा आरजेडी से 35 यादव विधायक हैं। इनमें से बीजेपी के यादव विधायकों की संख्या 8 है, जेडीयू के 7, लेफ्ट 3, कांग्रेस के 1 यादव विधायक है। मतलब आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा यादव विधायक बीजेपी के पास है। बावजूद इसके बीजेपी ने इस टर्म में किसी यादव को मंत्री नहीं बनाया। चुनाव बाद 2020 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तब बीजेपी ने यादव जाति से रामसूरत राय को मंत्री बनाया था। लेकिन पिछले साल जब नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनाई, तब बीजेपी ने किसी यादव को मंत्री नहीं बनाया। आज भी कैबिनेट विस्तार में किसी को शामिल नहीं किया गया है। जबकि एबीपी न्यूज के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जिन नामों पर विचार किया था, उन नामों में यादव जाति की गायत्री देवी और एमएलसी नवल किशोर राय के नाम पर विचार किया गया था। बीजेपी के विधायकों में यादव जाति के रामसूरत राय बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के कई विवादों में फंसने की वजह से उनके नाम को बीजेपी ने विचार के लायक भी नहीं माना। अभी 2 दिन पहले ही रामसूरत राय ने अपने क्षेत्र औराई की सभा में जाति विशेष के नेताओं पर टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से बीजेपी के कोर वोटरों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा था। माना जा रहा है कि इस वजह से भी उनके नाम पर विचार नहीं हुआ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में किसी जाति की बड़ी आबादी है तो वो है यादवों की। इसके बावजूद बीजेपी ने इस जाति को मंत्रिमंडल में शामिल न कर चुनावी साल में अपना सियासी एजेंडा साफ कर दिया है। बिहार में 14% यादव वोटर है। यादव परंपरागत तरीके से आरजेडी का वोटर रहा है। जब आरजेडी की नीतीश के साथ सरकार थी तब 8 यादव मंत्री बनाए गए थे। अभी जेडीयू से सिर्फ 1 यादव मौजूदा सरकार में मंत्री है। बीजेपी ने किसी को नहीं बनाया। मतलब साफ है कि बीजेपी उस वोट बैंक की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहती जो वोट बैंक आरजेडी का परंपरागत है। बीजेपी ने किसी यादव को मंत्री नहीं बनाकर साफ संदेश दिया है कि जो हमारे साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं।
CSDS का आंकड़ा कहता है कि पिछले 10 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 70 से 80% यादवों ने आरजेडी और उसके गठबंधन को वोट किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नित्यानंद राय बिहार बीजेपी में यादवों के सबसे बड़े नेता है, केंद्र में मंत्री हैं, बावजूद इसके सरकार में किसी यादव को मंत्री नहीं बनवा पाए हैं। एक व्यक्ति एक पद का पालन करते हुए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके इस्तीफे को तुरंत ही विरोधी दलों की ओर से लपक लिया गया। एक तरफ उनके रेजिग्नेशन में बहुत सारी हिंदी की अशुद्धियां निकाली गई, तो दूसरी तरफ ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार बीजेपी में बहुत ज्यादा गुटबाजी चल रही है। हालांकि दिलीप जायसवाल ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। कैमरे पर मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान करने के साथ ही बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री के नाम का इस्तीफे वाला पत्र लिखा। अब इसमें लिखे शब्द बिहार की सियासत में सनसनी मचाए हुए हैं। बिहार सूचित, डॉक्टर इस्तीफा, कार्रवाई। इन 5 शब्दों पर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस लेटर के केंद्र में है बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखी इसी चिट्ठी में दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा की। मंत्री पद जाने का गम कम भी नहीं हुआ था कि इस्तीफे में वर्तनी अशुद्धि करके घिर गए। पूर्व मंत्री जी ने लिखा, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार सादर सूचित करना है कि मैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पद से स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूँ। सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। लेटर में बिहार की जगह विहार, सूचित को सूचित, डॉक्टर को डॉक्टर, इस्तीफा को इस्तीफा और कार्यवाही को कार्यवाही लिखा है। विरोधी इन्हीं अशुद्धियों को हाईलाइट कर बीजेपी को भी घेर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अशुद्धि का एक समूह है, सारे डिफेक्टर्स वहाँ, सारे भ्रष्ट लोग वहाँ, तो फिर उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? शब्दों में वर्तनी की अशुद्धियों पर सोशल मीडिया में भी चर्चा होने लगी। आरजेडी ने भी मौके की नजाकत को भांपते हुए दिलीप जायसवाल के लेटर को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया और पोस्ट कर लिखा, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी मंत्री भी थे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री को 2 लाइन का त्याग पत्र भी लिखना नहीं आता। बिहार तक भी सही नहीं लिखा है जनाब ने। ये मेडिकल कॉलेज के मालिक भी हैं। पत्र में अशुद्धियां गिनाइए। पत्र में वर्तनी अशुद्धियों का चैलेंज देते देते खुद आरजेडी बिंदी का इस्तेमाल करना चूक गई। आरजेडी के भाषा ज्ञान पर जवाब देने खुद दिलीप जायसवाल सामने आए। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, जो आज हमारी स्पेलिंग चेक कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि स्पेलिंग की गलती मिटाई जा सकती है, लेकिन आरजेडी के जंगल राज का कलंक कभी नहीं। जिन्हें गलती पकड़ने का इतना ही शौक है वे पहले अपनी डिग्री पकड़ कर दिखाएं। खास बात ये रही कि दिलीप जायसवाल ने अपनी पोस्ट में वर्तनी शुद्धता का खास ख्याल रखा। बिहार में चुनाव है, लिहाजा लेखनी की गलती हो या फिर जुबान फिसलने का मामला, सियासी फील्डर कैच पकड़ने के लिए तैयार है। 45 दिनों से चले आ रहे महाकुंभ का अब समापन होने जा रहा है। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली है, जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है। आपको बताते चले, देश में छोटे छोटे आयोजन होते हैं तो सीधे उसको राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। फिर इतने बड़े आयोजन को लेकर राजनीति तो होनी ही है। महाकुंभ के समापन के बाद 6 महीने के भीतर बिहार में होने हैं विधानसभा के चुनाव। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या सत्ता के संगम में डुबकी का आशीर्वाद मिलेगा एनडीए को? सनातन धर्म जगह है और हिंदुत्व जगह है, तो ये तो स्वाभाविक है कि हम लोग को लाभ मिलेगा ही। महाकुंभ के समापन के बाद पहला चुनाव बिहार में है। यूं तो गंगा मैया संगम से आगे बढ़ते हुए बिहार ही पहुंचती है, बिहार को समृद्ध करती है, लेकिन कुंभ के इस आयोजन से बीजेपी 6 महीने बाद होने वाले चुनावी फसल काटने को भी आश्वस्त है। हर जगह से हिंदुत्व सनातनी लोग आकर कुंभ में स्नान किए, तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है हिंदू समाज में, और हिंदू समाज का भाजपा को बिल्कुल लाभ मिलेगा, क्योंकि हर घर जाग चुका है कि हिंदू का वोट है तो अगर
देना है तो भाजपा को ही देना है, नहीं तो वोट बेकार हो जाएगा। महाकुंभ का आशीर्वाद मिलने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का भरोसा मजबूत है और इस भरोसे का आधार भी मजबूत है। ट्रेन की भीड़ हो या फिर सड़कों पर जाम या फिर गंगा मैया की धारा के विपरीत नाव चलाकर प्रयागराज पहुंचना, ये सभी तस्वीरें बिहार के अलग अलग इलाकों से आई थी। जब ये जनसैलाब महाकुंभ के खास लम्हों की यादों के लिए लौटा होगा तो उसके मन में क्या चल रहा होगा, खासकर तब जब बिहार में इसी साल चुनाव है। मौजूदा दौर में जनता की नब्ज पकड़ने वाले सबसे बड़े राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माने जाते हैं। 2 दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री भागलपुर दौरे पर थे तो वो कुंभ का सियासी विश्लेषण करना नहीं भूले। महाकुंभ को ही गाली दे रहे राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। भागलपुर में पीएम ने जो बयान दिया उसका आधार था 10 दिन पुराना लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान, जब उन्होंने आस्था के महापर्व को ही फालतू करार दिया था। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महाकुंभ पर विवादित टिप्पणी की थी। बावजूद इसके कई बड़े कांग्रेसी नेता महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे, लेकिन बीते 45 दिनों में लालू परिवार का कोई भी सदस्य कुंभ के आयोजन में नजर नहीं आया। ऐसा नहीं है कि लालू परिवार मंदिर नहीं जाता। 2 साल पहले ही पूरा लालू परिवार तिरुपति बालाजी में मंदिर में नजर आया था। महाकुंभ से लालू परिवार के दूरी के तार विरोधी मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ रहे हैं। बीते 45 दिनों से बिहार से करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ के लिए 14,000 से ज्यादा ट्रेन चली, जिनमें 10% बिहार से प्रयागराज पहुंची, यानी हर दिन 1400 से ज्यादा ट्रेन बिहार से प्रयागराज चली। ट्रेन के अलावा बस और निजी वाहनों को जोड़ लिया जाए तो ये जनसैलाब इतना बड़ा हो जाता है जो सत्ता के समीकरणों को सीधा प्रभावित करता है। वैसे भी जनतंत्र में जनसैलाब ही सत्ता का आधार होता है। महाकुंभ का आशीर्वाद ले चुका ये जनसैलाब अब चुनाव में किसे आशीर्वाद देगा, इस सवाल का जवाब बिहार में तलाशा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए अब महाशिवरात्रि के खास मौके पर झारखंड में हुए बवाल की बात करेंगे। एक झंडे लगाने को लेकर बवाल इतना ज्यादा हो गया कि वहां पर दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई। उपद्रवियों को काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। पहली तस्वीर, हाथों में लाठी डंडे लिए उपद्रवियों की भीड़। दूसरी तस्वीर, घरों पर पथराव करते उपद्रवी। तीसरी तस्वीर, गाड़ियों और दुकानों में आगजनी। बवाल और हंगामे की ऐसी कई और तस्वीरें झारखंड के हजारीबाग से सामने आई, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। घटना हजारीबाग के डुमरौन गांव की है, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर एक पक्ष झंडे और लाउडस्पीकर लगा रहा था, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में ये विरोध उपद्रव और बवाल में तब्दील हो गया और देखते ही देखते तू मैं के बाद हिंसक झड़प शुरू हो गई। फिलहाल हालात को काबू करने में झारखंड की जो हजारीबाग की पुलिस है वो फिलहाल कामयाब रही है। एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं राजनीति की दुनिया में। आपको बताते चले, पंजाब में एक सीट पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है, लेकिन उस सीट को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी की ओर से अपने एक राज्यसभा सांसद को पंजाब भेजने का फैसला कर लिया गया, जिसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल के लिए राज्यसभा की सीट खाली करवाई जा रही है। क्या अरविंद केजरीवाल सच में कुर्सी के बिना नहीं रह सकते? क्या केजरीवाल ने 3 साल के लिए कुर्सी का जुगाड़ कर लिया है? क्या केजरीवाल वाकई राज्यसभा में बैकडोर से एंट्री करने वाले हैं? दिल्ली में बीजेपी जीती तो सीएम की कुर्सी रेखा गुप्ता को मिली। आतिशी सीएम से एलओपी हो गई, कुर्सी उन्हें भी मिली। रह गए सिर्फ अरविंद केजरीवाल। न दिल्ली विधानसभा में घुस पाए, न नई दिल्ली के विधायक रहे।
चर्चाएं तो पहले दिन से थी कि अब केजरीवाल क्या करेंगे। अब जाकर संकेत मिले हैं कि केजरीवाल शायद राज्यसभा में बैकडोर एंट्री के चक्कर में है और उन्हीं के लिए आम आदमी पार्टी पंजाब से अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की सीट उनसे खाली करवा रही है। संजीव अरोड़ा 2022 में आप से राज्यसभा सांसद बने थे। अरोड़ा को आपने अब विधानसभा उपचुनाव में उतार दिया है। अरोड़ा लुधियाना वेस्ट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे, जबकि संजीव अरोड़ा का राज्यसभा में 3 साल कार्यकाल बाकी है। संजीव अरोड़ा लुधियाना के बड़े कारोबारी हैं, समाज सेवी भी हैं। उनका राज्यसभा कार्यकाल 2028 तक है। कांग्रेस का दावा है कि अरोड़ा को विधानसभा भेजकर 3 साल उनकी राज्यसभा सीट पर बैठना ये केजरीवाल का गेम है। आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा, एक बहुत बड़े व्यापारी हैं लुधियाने के, राज्यसभा मेंबर बनाया था पहले। उनको बोला गया कि आप लुधियाना वेस्ट की जो असेंबली की सीट लड़ेंगे और ये केजरीवाल की एक डील है संजीव अरोड़ा के साथ कि आप वहां लड़ो, आपको एमएलए बना करके हम पंजाब की कैबिनेट में मिनिस्टर बनाएंगे। केजरीवाल साहब का लालच देख लें आप, एक दिन भी सत्ता के बगैर नहीं रह सकते क्योंकि दिल्ली के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। कुल मिला के ये पंजाब की पॉलिटिक्स में बैकडोर एंट्री है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अरोड़ा की जगह केजरीवाल का नाम अनाउंस नहीं किया है, लेकिन पार्टी के पंजाब प्रवक्ता नील गर्ग ने जो कहा वो भी गोलमोल है। केजरीवाल के राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी की अफवाह है। राज्यसभा की खाली सीट पर किसे भेजना है पार्टी तय करेगी। मीडिया के सूत्र पहले कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। और अब बात भारतीय जनता पार्टी की मिशन 2026 की बात कर लेते हैं। अभी 2025 का दूसरा महीना फरवरी ही चल रहा है। 1.25 साल के बाद तमिलनाडु में होने हैं विधानसभा के चुनाव, लेकिन जो दक्षिण का दर्द है ना बीजेपी का, वो जाता नहीं और इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से एक्शन मोड में दक्षिण की सियासत को लेकर आ चुके हैं। 25 की शुरुआत दिल्ली के विजय से हुई है और 26 तमिलनाडु में एनडीए की सरकार के साथ समाप्त करेंगे। महाशिवरात्रि का खास दिन और तमिलनाडु में एक साथ एक ही दिन में 3 जिलों में पार्टी दफ्तरों का उद्घाटन। ये साफ साफ संकेत है कि तमिलनाडु में बीजेपी अभी से ही मिशन 2026 के मोड में आ चुकी है। पार्टी दफ्तरों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले डिलिमिटेशन के मुद्दे पर डीएमके सरकार और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को घेरा। डिलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। 2026 के डिलिमिटेशन में तमिलनाडु ही नहीं पूरे दक्षिण भारत की सीटें घटने का अंदेशा जताकर स्टालिन पूरे दक्षिण भारत राज्यों को लामबंद कर रहे हैं। 5 मार्च को उन्होंने बड़ी बैठक का भी ऐलान किया है। डिलिमिटेशन सिर्फ तमिलनाडु को नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत पर असर डालेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन राज्यों को दंड नहीं देना चाहिए जिन्होंने जनसंख्या को काबू में रखा और विकास में आगे रहे हैं। अमित शाह ने मुख्यमंत्री स्टालिन पर दक्षिण को बरगलाने का आरोप लगाया। कहा, स्टालिन कितनी ही अफवाह फैलाएं, लेकिन 2026 में तमिलनाडु के लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फोकस रहेंगे, उन्हें सजा देंगे। एक नेता कैश फॉर जॉब में प्रसिद्ध फंसे हुए हैं, दूसरे नेता मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लाल रेत खनन में फंसे हुए हैं। समाज में से चुन चुन कर सारे भ्रष्टाचारियों को डीएमके ने मेंबरशिप ड्राइव में शामिल किया है। तमिलनाडु दौरे पर अमित शाह ने 26 का चुनावी एजेंडा भी बहुत हद तक सेट कर दिया। राज्य की कानून व्यवस्था पर स्टालिन सरकार को कई बार घेरा। पूरे देश के अंदर सबसे खराब कानून और व्यवस्था की परिस्थिति तमिलनाडु के अंदर। प्रीमियम संस्थाएं और यूनिवर्सिटी में भी हमारी महिलाएं, छात्राएं सुरक्षित नहीं है। अब तमिलनाडु में बीजेपी के जोश की वजह समझें। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 3 से 5 सीटें जीतने का दावा था, पर उसे एक सीट भी नहीं मिली थी। हालांकि बीजेपी फिर भी वोटों की लिहाज से बड़े फायदे में रही। 2019 में तमिलनाडु में उसे 3.58% वोट मिले थे, जो 2024 में बढ़कर 11.24% हो गए थे। और ये ग्राफ तब था जब वर्षों से बीजेपी की जोड़ीदार रही एआईडीएमके उससे अलग होकर चुनाव लड़ी थी
और बीजेपी के साथ कुछ छोटे दल ही थे। 234 सदस्यों की तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल अगले साल अप्रैल मई 2026 में खत्म होना है। और अब आज का जनहित मंत्र। महात्मा गांधी ने कहा था कि व्यक्ति अपने विचारों से बनता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं, इसीलिए अपने विचार शुद्ध और सकारात्मक रखिए। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।